नमस्कार मित्रों, आपका नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्लास 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी है वो कैसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें महत्वपूर्ण होती है। तो आज कक्षा 7 है, इसकी विज्ञान है, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बाद पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला अध्याय है पादपों में पोषण, दूसरा अध्याय है प्राणियों में पोषण, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है अम्ल, क्षारक और लवण, पांचवा अध्याय है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, छठा अध्याय है जीवों में श्वसन, सातवां अध्याय है जंतुओं और पादपों में परिवहन, आठवां अध्याय है पादपों में जनन, नौवां अध्याय है गति एवं समय, 10वां अध्याय है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, 11वां अध्याय है प्रकाश, 12वां अध्याय है वन हमारी जीवन रेखा और अध्याय 13वां है अवशिष्ट जल की कहानी। तो ये टोटल 13 अध्याय हैं इसमें। तो आज हम पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, तो ये पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर देना और जो बाकी चैप्टर हैं वो आपको प्ले लिस्ट है इसकी, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। जो कक्षा 6 है उसमें हमने पढ़ा कि भोजन है वो सभी के लिए आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पोषक है वो भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इसे पोषक कहते हैं। तो ये पोषक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह है, तो ये पोषक कहलाते हैं। आज देखेंगे ये पादपों में पोषण है, ये देखेंगे। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप है वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पादप हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यहाँ पर भोजन पकाने की बात नहीं हो रही, भोजन बनाने की, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह है वो हम नहीं बना सकते, हम भोजन में लेना पड़ता है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो स्वयं बना सकते हैं। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मानव वगैरह है। तो ये जो पादे हैं, पादप है, पौधे हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, यानी मानव वगैरह है, प्राणी है, वो पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। तो ये भोजन के बारे में हो गया। अब देखते हैं पादपों में पोषण विधि। जो पादप है उसमें पोषण विधि कैसी है? केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। जो पादप हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और खनिज है इसकी सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। वो सिर्फ पादप है, ठीक है, सिर्फ पौधे हैं वो ही भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जो ये सभी पदार्थ हैं वो उनके परिवेश है उसमें उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? ये पोषक पदार्थ। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव है, ये अंडरलाइन कर लेना, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, ठीक है। ये पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सब पोषण कहलाता है। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव है वो स्वयं भोजन बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषण। अतः पादप है ये स्वपोषी है और जंतु और अधिकतर अन्य जीव है वो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते नहीं है, पादपों द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसको विषमपोषी कहते हैं। तो ये विषमपोषी की परिभाषा है। अब देखो, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहां पर है? जो पादप है वो खुद भोजन बना सकते हैं, तो उसकी खाद्य फैक्ट्री है वो कहां पर है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? जो भोजन है वो पादप के सभी भागों में निर्मित होता है कि नहीं होता है? तो ये जानते हैं, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में।
पादप अपने परिवेश से कृषि सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां तथा उनका स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है, तो ये इसमें देखेंगे आगे। प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, जो पादप है उसमें खाद्य संश्लेषण है, जो खाना बनता है वो कैसे बनता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनता है। तो देखते हैं, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, ये अंडरलाइन, यानी पादपों में भोजन है वो पत्तियों में बनता है, किसमें, पत्तियों में। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियां तक पहुंचने चाहिए, जो कच्चे पदार्थ हैं वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जो मृदा है उसमें जो खनिज और जल होता है वो जड़ द्वारा, मूल है उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र है, जो पत्ती की सतह है उस पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसके द्वारा वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो प्रवेश करती है। ठीक है, जड़ से पानी और खनिज लवण तने द्वारा ऊपर पत्तियों तक जाता है और पत्तियों में रंध्र होते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब देखते हैं कोशिकाएं क्या होती है। आपने देखा कि इमारतें ईंटों द्वारा बनती है, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं हम, घर बनाते हैं, वो किससे बनता है, ईंटों से बनता है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों द्वारा बनता है, जो हमारा शरीर है वो भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, CELL, सेल। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, यानी बहुत छोटी छोटी होती है तो इसको सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जो कोशिका है वो एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका होती है इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, ये देखो, तो इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जो केंद्र है बीच में, इसमें एक संरचना है ये गोल गोल, इसको केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक है इसके चारों ओर जो ये पदार्थ है जेली जैसा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ये बाहर वाली ये कोशिका झिल्ली है और ये बीच में ये केंद्रक है। तो ये कोशिका का आरेख है, ये फोटो दिया हुआ है, आप देख लो। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। कैसे, द्वार कोशिका, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो ये पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं इनको रंध्री कहते हैं, छोटे छेद होते हैं। अब देखते हैं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो जड़ से जल और खनिज अवशोषित हुआ था वो वाहिकाएं होती है, छोटी छोटी नलियां होती है ऊतक की, उसके द्वारा जाइलम जो ऊतक है उसमें वाहिकाएं होती है, उसके द्वारा ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखा और पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप जो अध्याय 7 है उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये पदार्थ परिवहन करते हैं। आगे देखते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, कैसा, हरे कलर का वर्णक होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड है इसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ है वो बनाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो खाद्य संश्लेषण है पौधों में ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल ये दोनों मिलते हैं सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल है इसके द्वारा, तो इससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमने पोषक तत्व पहले देखा था, पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये पूरी इसकी ये अभिक्रिया है, ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक है।
इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। जो प्रकाश संश्लेषण है ये पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, क्योंकि इससे भोजन बनता है और उस भोजन से पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं और साथ में प्राणी है वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का सरम स्रोत है। जो सभी जीव है उनके लिए सूर्य है वो ऊर्जा का सरम स्रोत है। तो ये महत्वपूर्ण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो प्राणी नहीं होंगे, यानी पूरी जो प्रकृति है वो नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित है भोजन उस पर निर्भर करता है, तो इसलिए सभी नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है बनती है उससे, हमने अभिक्रिया में देखी थी, वो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो ये अभिक्रिया इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये समीकरण है, ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो इस प्रक्रम में इसमें ऑक्सीजन है ये बनती है यहाँ पर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट बना था ये पत्तियों में मंड है यानी स्टार्च है उसके रूप में संचित होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये पौधों में किसके रूप में संचित होता है? मंड या स्टार्च के रूप में। ये पत्ती है, पत्ती में ये ऐसे रंध्र होते हैं, हमने पहले देखा था। तो ये द्वार कोशिका है, ये दोनों तरफ द्वार कोशिका है और ये बीच में रंध्र है, ठीक है। और ये पत्ती को यदि लेयर को काटे तो इसमें ये छोटे छोटे रंध्र है, द्वार कोशिका, ठीक है। ये रंध्र और ये बीच में क्लोरोफिल होता है हरे कलर का, जिससे पत्ती हरी दिखाई देती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है। यदि पत्ती में स्टार्च है तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है, हमने पहले भी देखा था। ये प्रक्रम है। सूर्य से सौर ऊर्जा मिलेगी पत्तियों को, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी वहां पर ना। सौर ऊर्जा से इसमें अभिक्रिया होगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इसके साथ ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। और यहां से पानी वगैरह जड़ों से ऊपर जाएगा। पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग है, जैसे कि हरा तना है, हरी शाखा है, में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो हरा भाग है उससे प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे पत्तियां हो, तना हो, शाखा हो। मरुस्थलीय पादप है उसमें वाष्पोत्सर्जन मतलब उसमें से वाष्प है वो बाहर निकलती है, यानी जल का क्षय होता है। द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां हैं। जो मरुस्थल में पादप होते हैं उसमें जल ज्यादा उड़ता है, तो उसको कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो सलक अथवा सूल रूपी हो जाती है, मतलब कांटों जैसी हो जाती है पत्तियां, ताकि कम से कम जल बाहर निकले। इन पत्तियों के तने हरे होते हैं। इन पादप है इनके तो तने होते हैं वो हरे होते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मरुस्थल में पत्तियां कम होती है, कांटों जैसी हो जाती हैं, तो उसमें जो हरे तने हैं उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये क्रियाकलाप है 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार में रखना है 72 घंटे तक और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें किया था। आपने अवलोकन को नोट करना है। अब उस गमले को जिसको अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए, जो अंधकार में रखा था उसको 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए और उसका जो परीक्षण है वो नोटबुक में आपको लिखना है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों से भी क्लोरोफिल होता है। जो हरी पत्तियां होती है उसके अतिरिक्त जो अन्य रंग की पत्तियां होती है जैसे लाल वगैरह है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक
क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। या जो दूसरे कलर की पत्तियां होती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है हरे कलर वाला, लेकिन वो लाल कलर वगैरह होते हैं, वो उसको ढक देते हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, लेकिन इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो दूसरे कलर की पत्तियां हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, लेकिन वो ढक देते हैं तो दूसरा कलर आपको दिखाई देता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी है, जो काई जैसे पादप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो गीली दीवारों पर होते हैं, हरे कलर के लगे होते हैं, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। जो शैवाल होते हैं, मान लो कोई काफी दिनों से पानी जमा हुआ है, तो हरे हरे कलर का जो कीचड़ होता है, कीचड़ नहीं होता है, वो शैवाल होती है, पादप होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों है? तो इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पादप भी बनाते हैं, और शैवाल भी हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल होता है, तो वो स्वयं भोजन बना लेती है। अब आगे देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। जो पादपों में कार्बोहाइड्रेट तो हमने देख लिया कैसे बनता है, बाकी ये वो उसका संश्लेषण कैसे होता है देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाई, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है इसका उपयोग खाद्य के जो अन्य घटक है उसके संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। परंतु प्रोटीन है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से बनता है, तो ये अलग है, ठीक है। जिनमें कार्बन होती है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन की अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? अब देखो, प्रोटीन तो बन गई नाइट्रोजन से बनी, लेकिन ये नाइट्रोजन पादप को कहां से प्राप्त होता है? तो ये देखें, याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इससे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की थी, ऐसे नाइट्रोजन अवशोषित नहीं करता पादप। कैसे करता है? तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन है उसको उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कुछ जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रेट वगैरह में बदल के मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। ये विलीय पदार्थ है वो पादप द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रोजन से दूसरे पदार्थ बने, नाइट्रेट वगैरह, वो जल में घुल के पौधों में चले गए, तो ऐसे नाइट्रोजन पौधों में जाती है। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, उर्वरक और खाद है वो खेतों में डालते हैं, किसान डालते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों का प्रचुरता होती है, यानी उसमें नाइट्रोजन पदार्थ है वो होते हैं। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हो जाती। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन और वसा है उसका संश्लेषण करते हैं। तो पादप है वो अन्य जैसे प्रोटीन, वसा है उसका भी संश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल उसमें नहीं होता, तो वो भोजन संश्लेषण नहीं कर पाते। ये कैसे जीवित रहते हैं तथा ये पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य प्राणी है उनकी तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए जो अन्य पादप है उसके द्वारा निर्मित खाद्य है उस पर निर्मित रहते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद भोजन नहीं बनाते, तो वो भी दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम रहते। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। अब 1.5 देखते हैं। ये इसमें ये बेल लगी हुई, ठीक है, अमर बेल, तो ये दूसरे पेड़ पर लिपटी हुई है। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमर बेल है, ठीक है, आपको पता है अमर बेल होती है जो दूसरे पेड़ पर चढ़ती है। इसमें क्लोरोफिल है वो नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं।
वो पादप परपोषी कहलाता है। यानी जिस पेड़ पर अमरबेल सड़ी हुई है उस पेड़ को तो कहते हैं परपोषी, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप हैं वो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी ये दूसरे जीवों पर निर्भर है तो इसको बोलते हैं परजीवी। क्या हम एवं अन्य जंतु, क्या हम और अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी, यानी हम दूसरे जीवों पर निर्भर है, मतलब पौधों पर निर्भर है तो हम परजीवी। ठीक है, आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी है तो ये कर लेना। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतु का भक्षण करते हैं? ऐसे कुछ पादप होते हैं या जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें फंसा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे अथवा अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। 1.6 का चित्र कहां पर है? ये देखो, ये पादप है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे पिंजरे बने हुए हैं, तो इसमें कोई भी कीट गिर जाता है तो ये उसको फंसा जाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण है। जो ये घड़े जैसी दिख रही है पत्तियों, तो ये पत्ती से बनी है, पत्ती का ही रूपांतरण है। पत्ती के शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, तो पत्ती का जो ऊपर का भाग है ये ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। क्या होते हैं? रोम होते हैं, जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। तो इस जो घड़े जैसा है इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं जो उल्टे होते हैं, तो कोई कीट उसमें जाता है तो वो फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस, एक रस होता है, वो कीटों का जो है पाचन कर देता है। तो घड़े में एक पाचक रस होता है, तो कीट उसमें गिरता है तो उसका पाचन कर देता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो ये पादप क्या कहलाता है? कीट भक्षी पादप। तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। कौन कौन से पादप है? तो एक विनस फ्लाई ट्रैप और एक सनड्यू, ये दो कीट भक्षी पादप के उदाहरण है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी आपको याद रखने, इनके बारे में जानकारी और प्राप्त कर लेना आप। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? अब देखते हैं मर्तजीवी। मर्तजीवी पादप कौन कौन से होते हैं? आपने बाजार में सत्रक यानी मशरूम है वो बिकते देखे होंगे वर्षा के दिनों में। मशरूम कौन सा? चित्र 1.7 में देखते हैं, ये मशरूम है जिसकी सब्जी वगैरह बनती है, तो ये मशरूम है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या साल पर साते के समान संरचना के गुस्से भी आपने देखे होंगे। जो बरसात होती है तभी जो सड़ी गली वस्तु है उसके ऊपर भी ऐसी सातनुमा छोटे छोटे पादप है वो उग जाते हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं। अब ये क्रियाकलाप है 1.2। ब्रेड जो डबल रोटी है उसका एक टुकड़ा लेकर उसके जल में भिगो ले। इसे किसी नम अथवा उष्ण स्थान पर 2-3 दिनों के लिए रख दीजिए। यानी उस टुकड़े को 2-3 दिन तक आपको रखना है, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी यानी धागे जैसी संरचना है वो दिखाई न दे। जैसे चित्र 1.8 में देखते हैं, ये रोटी का टुकड़ा है, इसको काफी टाइम तक रखेंगे तो इसके ऊपर ये ऐसी रोए जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना बन जाएगी। ये धब्बे किस रंग के हैं? तो ये भूरे भूरे रंग के होते हैं। किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्म दर्शी है उसके द्वारा देखेंगे तो बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान ये संरचना दिखाई देगी। यानी आप सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देखेंगे तो ये रुई जैसी दिखाई देगी। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो ये जीव है क्या कहलाता है? कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मर्त अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। यानी जो ये कवक या फंजाई है ये मर्त या विघटनकारी जो सड़ने वाली वस्तु है उस पर एक पाचक रस छोड़ते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसको घोल देते हैं, यानी उसको सड़ा देते हैं। तत्पश्चात वे इसे विलयन का जो भोजन है
इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। यानी ये पहले ही किसी वस्तु को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उससे फिर भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मर्त अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मर्त जीवी पोषण कहलाती है। तो ये विधि है, ये मर्त जीवी पोषण विधि कहलाती है। ठीक है, मर्त जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव है वो मर्त जीवी कहलाते हैं। जो कवक है, फंजाई है, तो ये क्या कहलाता है? मर्त जीवी कहलाते हैं। ठीक है, कवक फंजाई आसार, चमड़े, कपड़े या अन्य पदार्थों पर उगते हैं, यानी उसको सड़ाते हैं। फिर ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो, यानी कोई नम यानी गीली वस्तु हो उस पर भी ये उग जाते हैं। कवक के जो फंजाई है, इसकी वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक 80% परिस्थिति वो प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। यानी ये कवक है, ये वर्षा ऋतु में ज्यादा उगती है, यानी गीला गीला मौसम होता है, नम नम, उसमें उगती है। तो वर्षा ऋतु में जो वस्तुएं वो ज्यादा सड़ती है। ठीक है, सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु है वो वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक है, इसके बीजाणु वो वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी वायु में उपस्थित होते हैं इसके बीजाणु। कोई वस्तु मिल जाती है इसको जो गीली हो और उष्ण हो, गर्म हो, तो उस पर ये अंकुरित हो जाते हैं। ठंडी वस्तु पर ये अंकुरित नहीं होते, सिर्फ गर्म वस्तु पर ये, जो रूम टेम्परेचर है उस पर कोई वस्तु है तो उस पर ये अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रिज में रखी हुई वस्तु खराब नहीं होती क्योंकि वो ठंडी होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो ठंडी वस्तु जो फ्रिज वगैरह में रख लो तो वो बच जाएगी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी कुछ जीव हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना जो पोषक और आवास वगैरह वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। उदाहरण बताओ। तो कुछ कवक वृक्षों की जड़ों पर उगते हैं। तो कुछ कवक हैं वो वृक्ष की जड़ होती है उस पर उगते हैं, तो इन दोनों को फायदा होता है। वृक्ष है वो कवक है उसको पोषण प्रदान करता है। जो वृक्ष है वो तो कवक को पोषण देता है और बदले में उसे जल और पोषक के अवशोषण में भी सहायता करता है। यानी जो पेड़ की जड़ है उससे जल आता है तो वो कवक को मिल जाता है। वृक्ष के लिए ये संबंध विशेष महत्व है। तो ये सहजीवी संबंध है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल है, इन दोनों से मिलकर बनता है। इसमें दो भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। यानी शैवाल, हमने पहले पढ़ा था कि शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि करता है, यानी वो भोजन बनाता है। ठीक है, जबकि कवक है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कवक है वो शैवाल को रहने का स्थान दे देता है। कवक है वो शैवाल को रहने का स्थान दे देता है और शैवाल है वो भोजन दे देता है। तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य है वो कवक को दे देता है। कौन देता है? शैवाल। तो ये लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होती है। तो ये लाइकेन के बारे में। अब देखते हैं आगे। मृदा है उसमें पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मान लो पौधे पोषक ले तो रहे लेकिन वापस पोषक पदार्थ है वो मृदा में कैसे आएंगे? क्योंकि ऐसे लेते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो उनकी पुनः पूर्ति कैसे होती है तो ये देखते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचों के लॉन तथा गमलों को खाद्य जो खाद है वो या उर्वरक है वो डालते हुए देखे होगा? देखें। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इनमें पोषक तत्व होते हैं, तो मृदा को पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ये मिलाते हैं तो पोषक तत्व पुनः मिल जाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है तो पौधे लेते जाएंगे तो मात्रा कम होगी। उर्वरक तथा खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक होते हैं। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए
मृदा को इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाते हैं। भाई इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो खाद मिलाएंगे तो ये वापस पोषक तत्व मिल जाएंगे, क्योंकि खाद में ये पोषक तत्व होते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो हमको पता हो कि पादपों को कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी पड़ रही है तो वो खाद डालेंगे तो उसको मिल जाएंगे, तो ऐसे हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन है इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल काटते हैं उसके बाद मृदा में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में समर्थ नहीं है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं, ऐसे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं, यानी जल में घुली हुई नाइट्रोजन है तो पौधे ले सकते हैं, डायरेक्ट गैस के रूप में नहीं ले सकते। कुछ जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम, जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको विलय पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं? राइजोबियम। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। परंतु राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो राइजोबियम जीवाणु है वो अपना भोजन तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो नाइट्रोजन को विलय पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादप है उसकी जड़ों में होते हैं। कौन? राइजोबियम। फलीदार पौधे हैं उसकी जड़ों में होते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो राइजोबियम है ये पौधों को नाइट्रोजन दे देते हैं और पौधों से ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यह दोनों का फायदा हो जाता है इसमें। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। जो दालें हैं वो फलीदार पादप है उससे प्राप्त होती हैं। तो इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है। अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है, यानी इनमें भी सहजीवी संबंध होता है, दोनों का फायदा होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। या दाल के पौधे उसके लिए उनको नाइट्रोजन जो उर्वरक है उनको देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि राइजोबियम उनको नाइट्रोजन दे देता है। यही नहीं, दाल के फल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता वो नहीं होती। दाल उगाई तो कुछ नाइट्रोजन है वो मृदा में रहेगी, तो आगे कोई दूसरी फसल उगाएंगे तो उसके लिए नाइट्रोजन की कमी नहीं पड़ेगी। तो ये दालों की फसल है उसका फायदा है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप है वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, यानी अधिकतर पादप है वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। जैसे कि परजीवी और मरजीवी हैं। बहुत कम पादप होते हैं जो परजीवी और मरजीवी होते हैं, जो अपना भोजन है वो खुद नहीं बनाते। परजीवी और मरजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया। जो खुद भोजन नहीं बनाते हैं, जो प्राणी और पादपों पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? जो ऐसे पौधे जो कीट भक्षी है, कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो भी विषमपोषी हुए, तो इसको बोलते हैं आंशिक विषमपोषी। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। ये प्रमुख शब्द है, आप देख लेना। आपने क्या सीखा? तो ये मुख्य पॉइंट है, तो ये देख लेते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, हाँ, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ का। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे कि सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। यार पौधे वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज है, उससे ये बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए क्लोरोफिल सही है, साथ में सूर्य का प्रकाश सही है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ हैं वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण होगा
तो उससे एक तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एक ऑक्सीजन बनेगी O2। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। यह सौर ऊर्जा है, उससे संचयन होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है वो बनती है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का उपयोग है वो सभी जीवों द्वारा अपनी उत्तरजीविता के लिए की जाता है। यानी हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन किससे बनती है? ये पेड़ पौधों से बनती है, तो इसलिए पेड़ पौधों को उगाना सही है। कवक अपना पोषण है वो मर्त अथवा अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कौन? कवक। वे मर्त जीवी कहलाते हैं। तो कवक क्या कहलाता है? मर्त जीवी। अमरबेल जैसे पादप भी परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल है ये भी परजीवी है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो कुछ पादप और अन्य जीव हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो ये मुख्य पॉइंट है, ये भी पूरे हो गए। आगे ये क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार। तो ये चैप्टर 2 नंबर है, ये पूरा हो गया। चैप्टर माफ करना, अध्याय 1 था पादपों में पोषण। अगला जो अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में इस चैनल में जाके अगला वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।